नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ और चैप्टर 5 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ। तो आज चलिए पाठ 6 की तरफ, और पाठ 6 है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो आज मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। 4 ऑप्शन है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय वन अधिनियम जो है ना, वह 1865 में पारित हुआ था। फिर दूसरा है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी के बारे में पूछा गया है, तो इनका जन्म 1750 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क के साथ चलिए। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तो यह विद्रोह जो है ना 1789 में हुआ था। फिर चौथा है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। तो यह जनजाति जो है पलामू की रहने वाली जनजाति है। अब पांचवा प्रश्न है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। कौन सी ऐसी जनजाति थी। तो वह जनजाति थी कोल। संख्या 6 है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह जो है ना 1832 में हुआ था। आगे है कि सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। जब संथाल विद्रोह था ना, तो इनमें से कौन से नेता थे, कौन से नेता ने भाग लिया था। तो आप सिद्धू जी का नाम बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ख होगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया। तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 25 दिसंबर 1899 में हमला कर दिया था। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। तो धारा 342 है ना, उसमें कहा गया है, बताया गया है कि आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। फिर प्रश्न संख्या 10 है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड को, तो आप ऑप्शन नंबर ख के साथ चलिए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा मिला। खाली स्थानों को भरें। प्रश्न संख्या 1 है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 2 है कि 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई जातियों में बटा था। तीसरा है कि वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से क्या किया गया। ईसाई मिशनरियों ने घुसपैठ की। प्रश्न संख्या 4 है कि जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रीज वेडिस ने सन 1864 ईस्वी में क्या की। वन सेवा की स्थापना की। यहाँ वन सेवा भर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, क्या है कि पहला संथाली कौन था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया। तो तिलका मांझी का नाम आप लिख दीजिएगा। तिलका मांझी ने पहले संथाली थे जिसने अंग्रेजों पर क्या किया, हथियार उठाया। हो एक जाति का नाम है। तो इस जाति के लोग जो है ना छोटा नागपुर के कहाँ निवास करते थे, सिंहभूम के निवासी थे। संख्या 7 है कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था। तो दामन ए कोहा कहलाता था। फिर संख्या 8 है कि सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह कब हुआ। तो 1855 में इंपोर्टेंट डेट है, याद रखिए। आगे है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो 1874 में। प्रश्न संख्या 10 है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था। ध्यान रखिए डेट साहब, 1 नवंबर 2000 को छत्तीस राज्य गठन का छत्तीस राज्य का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 1 है कि वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालें कि कैसी राजनीतिक दृष्टि है। तो 18वीं शताब्दी में क्या किया कि वन्य समाज कबीलों में बटा हुआ था और प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया के तहत संगठित होती थी। प्रत्येक जनजाति में एक न एक मुखिया होता था और उसका कर्तव्य क्या होता था, किसका। तो मुखिया का। उसका कर्तव्य होता था कि कबीले को सुरक्षा प्रदान करना। मुखिया लोग धीरे धीरे कबीले पर अपना अधिकार जमाने लगे। उनका तो संगठन हुआ सुरक्षा करने के लिए, लेकिन उसका गलत फायदा उठा करके वो लोग अधिकार जमाने लगे और अपने लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने में सफल हुए, सफल भी हो गए। अब जनजातियों का मुखिया बनने के लिए उनका युद्ध कुशल और सुरक्षा देने में सक्षम होना चाहिए और इनकी स्वयं की शासन प्रणाली इस तरह की होती थी।
प्रश्न संख्या 2 में वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था यही पूछा जा रहा है। तो वन्य समाज के लोग जो थे ना सीधे साधे सरल प्रकृति के थे, वन में रहते थे ना, प्रकृति के साथ रहते थे, तो सीधा साधा होना लाजमी था। वे लोग समाज से अलग रहते थे और आर्थिक दृष्टिकोण से कबीला के सरदारों को जमींदार का दर्जा दिया जाता था। वे ईंधन के लिए, इंजन नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वे ईंधन के लिए क्या करते थे, जंगल से कटे लकड़ी पर निर्भर थे। पशुओं के लिए चारा वे जंगल से ही लाते थे और शिकार करना उनका मुख्य शौक था। वे हिरण, तीतर, अन्य छोटे पशु पक्षियों का क्या करते थे, शिकार करते थे। तो आप लोग समझ लीजिए कि वन्य समाज के सामाजिक जीवन ऐसा ही था। प्रश्न संख्या 3 में 18वीं शताब्दी की चर्चा की गई है और पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में वन्य समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। तो 18वीं शताब्दी में क्या था कि कृषि वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार होता था, कृषि पर ही आधारित होता था जीवन। और वे लोग जगह जगह क्या करते थे, बदल बदल कर विभिन्न विधि जैसे घुमंतु, झोम या पोडू विधि से खेती करते थे। जब उनके खेत की उर्वरा शक्ति कम होने लगती थी तो वे लोग जंगल साफ कर खेती के लिए जमीन तैयार कर लेते थे। और उसके बाद क्या होता था, इस प्रकार खेती की व्यवस्था करने से अंग्रेज को लगान निश्चित करने में और वसूली करने में कठिनाई होती थी। अंग्रेज सकपका गए थे, इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दी, इस पर रोक लगा दी। तो इनका आर्थिक जीवन इसी तरह का था। प्रश्न संख्या 4 में 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन्य समाज को कैसे प्रभावित किया। आदिवासी लोग जो थे ना अपने समाज में किसी प्रकार के विदेशी घुसपैठ को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे समाज में कोई विदेशी आए। उन्हें रोकने के लिए वे लोग सशस्त्र तैयार रहते, शस्त्र लेके तैयार रहते थे। अंग्रेज ने जनजातीय क्षेत्रों में घुसने का बहुत प्रयास किया। अंग्रेज उसमें बहुत बार प्रयास किए कि हम भी घुस जाएं, लेकिन सफल नहीं हुए। तब उन्होंने क्या किया, सभ्य और शिक्षित बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया। कहा कि आपको ईसाई मिशनरी शिक्षित करेंगे और ये करके उस जनजातीय क्षेत्रों में घुसा दिया ताकि उनका भी वहां प्रवेश करना आसान हो जाए। वो सोचे पहले मिशनरी घुसेंगे, उसके बाद अंग्रेज घुस जाएंगे, हम घुस जाएंगे। और शुरू में ये लोग आदिवासी धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे और उनका धर्म जो है परिवर्तन करने लगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था। तो भारतीय वन अधिनियम जो था ना, इसका उद्देश्य था पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना और जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित कराना। चेरो विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। तो चेरो जनजाति जो कि बिहार के पलामू जिला के रहने वाले थे, कहाँ के थे, तो बिहार के ही थे। उन्होंने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, खिलाफ में राजा के खिलाफ चले गए, जिसे चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह सन 1800 ईस्वी में अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में किया गया था और इस विद्रोह के समय राजा की मदद के लिए अंग्रेज सेना बुलाई गई थी। प्रश्न संख्या 7 है कि तमार विद्रोह क्या था। तो छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ सन 1789 ईस्वी में आंदोलन किया और इस विद्रोह को तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह सन 1794 ईस्वी तक चलता रहा। कब शुरू हुआ, 1779 से 1794 तक चलता रहा और अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत ही क्रूरतापूर्ण दबा दिया गया। बहुत सारे विद्रोहों की चर्चा है। चुआर विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ मिदनापुर स्थित करुणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह किया। सारे जातियां हैं, सारी जो है चुआर है, ये जाति है जिसे चुआर विद्रोह कहा जाता है। सन 1799 ईस्वी में यह विद्रोह अपने चरम पर था और सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता में जेल भेज दिया। प्रश्न संख्या 9 है कि उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने क्या किए। तो उड़ीसा के जो आदिवासी जनजाति थे ना, उसके लिए विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और जो तत्कालीन मद्रास प्रांत था बंगाल तक फैला था। इस जाति में आपदाओं तथा विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरियाह प्रथा अर्थात मानव बलि का प्रथा प्रचलन था।
और सन 1897 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने के लिए प्रयास किया। उस समय चक्र बिसोई नामक नेता से ने इनका क्या किया, विरोध किया। आगे है कि आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन के हर क्षेत्र से कुछ न कुछ आंदोलन हुए, तो उस आंदोलन के क्या प्रभाव हुआ। क्षेत्रवादी आंदोलन जो था ना, उसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों ने अलग अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया। आंदोलन करते थे, कहते थे मुझे एक अलग राज्य दो, और भारत सरकार ने उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्जन्म करके नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। और इसी प्रकार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 1 है कि 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डाले। 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। प्रत्येक भाग को देख लेते हैं कि राजनीतिक जीवन। तो 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बंटा हुआ था और प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया के द्वारा संगठित होती थी। और मुखिया का काम क्या था? उसका काम था कबीलों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। दूसरा भाग था सामाजिक जीवन। तो आदिवासी जो थे ना, बहुत सरल प्रकृति के होते थे और वे अपने को समाज से अलग रखते थे। कबीला के सरदारों को जमींदार का दर्जा दिया गया था और आदिवासी लोग ईंधन के रूप में जंगलों से काटे गए लकड़ी का उपयोग करते थे। फिर तीसरा है आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन किस तरह का था? कृषि वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार होता था। वे लोग जगह जगह बदल बदल कर विभिन्न विधि जैसे घुमंतु, झूम या पोडू विधि से खेती करते थे। जब उन्हें लगता था कि उनके खेत की उर्वरक शक्ति कम होने लगी है, तो वह जंगल को काटकर नई जमीन तैयार कर लेते थे। और खेती की इस व्यवस्था से अंग्रेजों को लगान निश्चित करने और उसे वसूलने में बहुत कठिनाई होती थी। फिर चौथा है धार्मिक जीवन। तो आदिवासी लोग जो थे ना, अपने समाज के अंदर किसी दूसरे की दखलंदाजी पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे समाज के अंदर किसी दूसरे धर्म का लोग घुसे, और वे लोग इससे निपटने के लिए हमेशा सशस्त्र तैयार रहते थे। और अंग्रेज उनके जनजातीय प्रदेश में घुसने की कोशिश कर असफल रह जाते थे। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि तिलका माझी कौन थे? इन्होंने आदिवासी समाज के लिए क्या किया? तो तिलका माझी जो थे ना, पहाड़िया जाति के आदिवासी थे। यह जाति युद्ध प्रिय थी और इनका निवास स्थान जो था ना, राजमहल की पहाड़ियों में था। यहाँ अंग्रेजों ने मुखिया, साहूकार, ठेकेदार, वन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को आदिवासी का शोषण करने के लिए प्रेरित किया। वो कहते थे कि आदिवासियों का शोषण करो, लेकिन क्या किया? उन्होंने जमींदार के राजस्व नीति के खिलाफ विद्रोह किया। किसने? तिलका माझी ने, और जिसका नेता वो बन गए। यह पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हिंसात्मक कार्रवाई की और सशस्त्र था। सन 1779 में उसने पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने तथा अंग्रेजों से अपनी जमीन छुड़वाने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया, और उसने तिलापुर जंगल को क्या किया? अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और तिलका माझी ने भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अंगस्टस क्लेवेलैंड पर सशस्त्र प्रहार किया। उसके बाद क्या हुआ कि तिलका माझी को फांसी पर, बीच चौराहे पर क्या हुआ? बहुत निर्मम ढंग से हत्या कर दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। प्रश्न संख्या 3 है कि संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? 1857 के विद्रोह में उनकी क्या भूमिका थी? तो क्या हुआ कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो था ना, वह दामन एयोक कहलाता था। संथाल बहुल क्षेत्र था यह, और गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर संथालों ने अपने आप को चुलू संथाल के 4 पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव के दिशा निर्देशों के अंतर्गत संगठित कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया और 1854 ईस्वी तक अत्यधिक राजस्व वसूली और सामाजिक प्रतिबंध तथा कई प्रकार के आर्थिक कष्टों के खिलाफ वे जनसभाओं के द्वारा क्या किए? एकत्रित होने लगे। जनसभा होता था, वहां सारे लोग इकट्ठा होते थे। उसके बाद 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें 400 गांवों के 10,000 संथाल जो हैं अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्रित हुए। कि देख लेंगे तो देख लेना। उसके बाद क्या हुआ? इसमें ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया। जो ठाकुर थे
उनको आदेश पढ़ करके सुनाया गया, जिसमें संथालों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कहा कि हम किसी के अंदर नहीं रहने वाले हैं और अपने ऊपर किसी प्रकार का शासन से इनकार कर दिया कि हम किसी प्रकार का शासन भी नहीं करने देंगे, इनकार कर दिया। और सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में संथाल अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों को साधते रहे। और उसके बाद क्या हुआ, संथाल विद्रोह से आदिवासियों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार के लिए एक चेतावनी थी, चुनौती थी, और अंग्रेजी सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक नीति अपनानी मजबूर में उनको नई प्रशासनिक नीति अपनानी पड़ी। संख्या 4 है कि मुंडा विद्रोह का नेता था और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उसने क्या किया। तो मुंडा, बिरसा मुंडा जो थे ना, विद्रोह का नेता थे और उसने औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया और इसके लिए उसने औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषणपूर्ण नीतियों का विरोध किया और नीतियों का समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति भी आक्रोशित हुआ। मान लीजिए कि जो जमींदार उनके नीतियों का समर्थन करते थे, उनके प्रति भी आक्रोशित हो गए, गुस्सा में आ गए और बिरसा मुंडा को ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास था। अतः सन 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया और कहा कि आदिवासियों को उनके अधिकार से अवगत कराया और धार्मिक आंदोलन के आधार बना करके क्या किया, आदिवासियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया। और लास्ट में 25 दिसंबर सन 1999 में उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण कर दिया। ईसाई जो घुस आए थे ना, जब घुसपैठी कर दिए थे, उस पर भी आक्रमण कर दिया। कब किया, तो 25 दिसंबर 1899 को किया। और 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार विद्रोह पर पूर्णतापूर्ण बंद करवा दिया। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। तो भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सब चाहते थे कि मेरी स्थिति अच्छी हो तो मेरी स्थिति अच्छी हो। तो उसके लिए उपनिवेशवादी जो थे ना, वो उपनिवेशवादी नीति का पालन करते हुए अंग्रेजों ने वन्य समाज में हस्तक्षेप करने की नीति का पालन करना शुरू कर दिया। और वन्य समाज के जो लोग थे उनको हस्तक्षेप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मेरे बीच में मिशनरी आए या कोई दूसरे देश का शासन करे। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यह जो है ना हिस्ट्री क्लास 9 का, यह सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस चैनल पे बने रहें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।